जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी पे। दोस्तों हम लोग आज YouTube पर नहीं, ऐप पर है। टेस्ट साथी की जो ऐप है, हम लोग अब तक एंशियंट हिस्ट्री की 3 क्लास देख चुके हैं। और अब तक हमने सबसे पहले हमने जो हमारा पहला अध्याय था पाषाण काल, उसके बाद जो हमारा सेशन था पाषाण काल के बाद हमने हड़प्पा सभ्यता देखा, और तीसरा हमारा सेशन था ऋग वैदिक काल। हम उसका अगला जो है सेशन यानी कि डे 4 आज हमारा जो है उत्तर वैदिक काल होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सेशन के शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहिए। बीच में यदि कहीं जाना हो तो आप वीडियो पॉज करके चले जाएं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए, जीएस लाइफ में बार बार नहीं पढ़ी जाती। एक बार यदि आपने पढ़ लिया ना, तो उसके बाद जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी कोई एग्जाम आए, स्टेट वाला हो या फिर नेशनल लेवल का हो, जब कोई नेशनल लेवल का एग्जाम होता है तो उसे अपग्रेड किया जाता है। या फिर जब आप यूपी से छोड़ करके किसी दूसरे एग्जाम, स्टेट एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके जीएस को अपग्रेड किया जाता है, उसमें कुछ जोड़ा या घटाया जाता है, ना कि फिर से एक नए सिरे से जो है दूसरी किताब उठा के पढ़ने लग जाए, है ना। इतिहास या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट जो भी हो, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक होनी चाहिए आपके पास। आपके पास जितना कम बुक होगा ना, आप ज्यादा उतना ज्यादा और तेजी से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है। तो सफलता का एक ही मंत्र है कि आपके पास एक बुक हो, आप एक ही टीचर को फॉलो करें, एक ही मैगजीन को पढ़ें, और ज्यादा से ज्यादा जो बार है जो है उसका रिवीजन करें, है ना। यदि आप यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री को बढ़िया से समझ लोगे, मैं पहले कहानी की तरह आपको पढ़ा रहा हूँ। जिंदगी में कहानी ही तो केवल याद नहीं रहेगी, उसके आप जो है कहानी याद रहेगी, लेकिन आप उसे फैक्ट से जोड़ना भी देखना सीखोगे। तो मैं इसकी पीडीएफ में जो है फैक्ट भी आपको दे रहा हूँ, तो ये चीजें आपको जो है ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी एग्जाम की दृष्टि से। तो पहले आप कहानी सुन लीजिए, और उसके बाद हम जो है पीपीटी पर चलेंगे और आपको बताएंगे। पीपीटी में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वगैरह हैं, बहुत सारे जो क्वेश्चन वगैरह हैं, हम वो सब आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू किए थे, हमने शुरू किया था पहला जो है हमारा पाषाण काल से शुरू किया था हमने। दिख रहा होगा आप लोगों को, व्हाइट ले लेता हूं। हमने पाषाण काल से शुरू किया था, और हमने प्रारंभ में ही बताया था कि पाषाण काल 3 फेज में देखा गया था। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। पहले वाले को आपने कहा था पूरा पाषाण काल, ये था मध्य पाषाण काल, और ये था नव पाषाण काल। ठीक। ये जो पहले वाला जो था पूरा पाषाण काल, हमने बताया था कि ये इतिहास की प्रारंभिक अवस्था थी। इतिहास की प्रारंभिक अवस्था थी जब मानव ने कृषि करना नहीं सीखा था, आग जलाना नहीं सीखा था, मवेशी पालना शुरू नहीं किया था। ये तब की बात है। ये पूरा पाषाण काल में मानव ने केवल केवल पत्थरों का ही उपयोग करना सीखा था। तो हमने बताया था कि ये जो इतिहास की पहले चरण थे, इसमें मानव अधिकतर पशु वाला जीवन जीते थे। मानव किस प्रकार का जीवन जीते थे? पशु वाला जीवन जीता था। ठीक है। पशु वाला जीवन कैसे जीता था? क्योंकि ये लोग पेड़ों पर रहते थे। ये लोग पेड़ों पर रहते थे, और क्या करते थे, यहां से या तो शिकारी वाला भोजन करते थे, शिकार करते थे, या फिर जो कंदमूल थे उसे इकट्ठा करके खाना खाते थे, कंदमूल। तो हमने बताया कि ये इतिहास की प्रारंभिक अवस्था थी जिसमें पशु वाला जीवन जाता था। जैसे बंदर है ना वर्तमान युग के, इसी तरह ये पेड़ों पर रहा करते थे। बंदर तो शाकाहारी है, लेकिन इस समय लोग शिकार भी करते थे और कच्चा मांस खाते थे, और उसके साथ ही कंदमूल खा के अपना जीवन जिया करते थे। हमने बताया था ये पहली चरण यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और उसके दूसरे चरण में हमने बताया था कि दूसरे चरण में ये लोग पेड़ों पर से उतर के नीचे आए। ठीक है। और नीचे आके ये लोग गुफाओं में निवास करने लगे थे अब तक, है ना। हमने इस युग को जो है हमने आखेटक और खाद्य संग्राहक का नाम दिया था। आखेटक यानी कि शिकारी, और संग्राहक यानी कि जो चीज थे कंदमूल उसको इकट्ठा करने वाला हमने बताया था। अब ये मनुष्य जो है पेड़ से ऊपर नीचे उतर के अब लोग ये गुफाओं में रहने लगे थे। हमने भीमबेटका की गुफाओं के जो शैल चित्र वगैरह सब देखे थे। ये लोग गुफाओं में रहते थे, और वहीं पर अपने मनोरंजन के लिए जो है कुछ चित्र वगैरह बनाया करते थे। तो वही चित्र जो है आज हमारे लिए मौजूद है वहां पर भीमबेटका की गुफाओं में। तो ये लोग यहाँ पर गुफाओं में रहने लगे। तो यहाँ पर इस समय भी मनुष्य जो है अपने भोजन के लिए शिकार करना और कंदमूल खाना जो है शुरू कर दिए थे।
ठीक है, इन दोनों के बीच जो है एग्जैक्ट ट्रांजिशन फेज है, ठीक है ना, एक संक्रमण काल है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जो है सीधे जो है पेड़ पर से उतर के गुफाओं में रहने लगे, है ना, धीरे धीरे आए होंगे, कंदमूल शुरू किए होंगे। गुफाओं के बाद जो है अब मानव जो है वहां से पहले पेड़ पर रहते थे, उसके बाद पहाड़ों की गुफाओं पर रहने लगे, ऊंचाई पर रहते थे। लेकिन ये बाद वाला जो तीसरा फेज था जिसे आप नव पाषाण काल कहते हैं, तो नव पाषाण काल आते आते मानव जो है अब पहाड़ की गुफाओं से भी निकल करके नदियों की जो तट है, तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर जाके रहने लगे। नदी वाला जो इलाका है, नदी के जो तटवर्ती इलाका है, यहां पर आके रहने लगे थे। ठीक है, अब यहां आने से इन लोगों को एक फायदा हुआ, एक तो ये लोग मछली उत्पादन करने ही लगे थे, दूसरा नदी के जो दोनों बैंक होता है, नदी के जो दोनों किनारे होते हैं, वहां पर आप देखोगे कि मिट्टी काफी हल्की होती है वहां की, और वो हल्की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है ना। तो उपजाऊ जमीन में एक तो हल्की है, तो वहां एक लाठी डंडे के सहारे उस मिट्टी को खोदा जा सकता है, और दूसरा काफी उपजाऊ भी थी। तो जैसे ही थोड़ा सा भी गड्ढा खोद के वहां पर यदि एग्रीकल्चर या कोई कुछ चीज डाल दिया जाए, धान गेहूं जौ यदि उसमें डाल दिया जाए, तो काफी तेजी गति से वृद्धि करने लगती है ना। तो इसी तरह मानव ने यहाँ पर आकर के नव पाषाण काल में ही आके मानव ने पहली बार, हमने बताया था कि यहाँ पर कृषि करना सीखा था। कृषि करना यहीं पर सीखा था मानव ने, नव पाषाण काल में ही हमने सीखा, इसको देखा था कि ये कृषि करना सीखा था। क्यों सीखा था? क्योंकि अब ये लोग नदी के तटवर्ती इलाके में आ गए थे। और हमने बताया भी था कि यहाँ पर आते आते मानव, हमने हड़प्पा वाला जो देखा था वहां पर कि जो लकड़ी के फाल मिले थे, हल के प्रतीक मिले थे वहां पर, तो लकड़ी के हल से आप जो है थोड़ी बोरी खेती कर सकते हैं। जो नदी के तटवर्ती इलाके हैं ना, वहां पर चूंकि हल की मिट्टी होती है, बाढ़ के जो मैदान होते हैं वहां पर आप लकड़ी के हल से जो है खेती कर सकते हो। तो इसी खेती से ये लोग खेती करना, कृषि करना सीख गए थे। लेकिन इतना खेती नहीं हो सकता लकड़ी के हल से कि आप व्यापार करने लगे उस एग्रीकल्चर वस्तु का, उस धान गेहूं से व्यापार नहीं कर सकते, न ही आप कोई नगरीकरण सभ्यता बसा सकते हो। बस इतना है कि अपना पेट भरने लायक अपना जो परिवार है या फिर समाज के जो एक लोग दूसरे लोग हैं, तो इस तरह की खेती संभव है ना। तो ये नव पाषाण काल आते आते हमने देखा था कि मानव ने कृषि करना सीख लिया था। अब इसके बाद हमने जो है बताया था नव पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता पर आ गए थे। पाषाण काल के बाद हमने हड़प्पा काल में प्रवेश किया था, और हड़प्पा काल को हमने कहा था कि इस काल को कांस्य युग भी कहा जाता है। कांस्य युग भी कहा जाता है, ठीक है। और कांस्य कैसे बनाया जाता है? तो हमने बताया था कि तांबा में टीन मिला करके कांसा बनाया जाता है, ठीक है। ये कांसा का जो आविष्कार था ना, एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन जैसा था। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखते हैं ना, मोबाइल की, जैसे ही मोबाइल का आविष्कार हुआ तो आईसीटी के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति आ गई थी। तो ऐसे ही एक आपको देखने या सुनने में वर्तमान युग में लग रहा होगा कि मामूली सा कांसा का आविष्कार हुआ। ये कांसा इतना मामूली नहीं था इस समय, क्योंकि कांसा, देखिए कांसा जो है तांबा और टीन की तुलना में जो है थोड़ा सा कठोर होता है। तांबे के हल नहीं बनाए जा सकते, काफी मोटा यदि आप ले लोगे तांबा, तो उसे जो है खेतों में गाड़ना संभव नहीं हो पाएगा। उसकी कुल्हाड़ी जो बहुत ज्यादा कठोर नहीं होगी। आप तांबे के जो वायर देखे होंगे ना, तार जो बनते हैं उसके, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते ये। तो केवल तांबा से हल नहीं बनाया जा सकता, न ही खेती की जा सकती थी, न ही जंगलों को साफ किया जा सकता था। लेकिन तांबा में टीन मिला करके कांसा बना लेने से ये काफी कठोर हो जाता है, ठीक है। तो कठोर होने के कारण ये काफी कठोर हो जाता था, ठीक है। इससे दो चीजें संभव हो पाई। पहली चीज ये संभव हुई कि इससे हल बनाना आसान हो गया, और दूसरा इससे जो कुल्हाड़ी वगैरह जो औजार होते हैं ना, ये भी बनाए जाने लगे थे, ठीक है। अब देखिए, यदि आपके पास पहले जो था लकड़ी के हल था, तो लकड़ी का हल था तो केवल आप अपने पारिवारिक यूज के लिए जो है खेती करते थे, कृषि करते थे। लेकिन अब आपके पास धातु के जो है कांसे के हल हैं, तो इसे व्यापक रूप से खेती प्रचलन हुआ। कृषि जो है अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा व्यापक होने लगा था। नवपाषाण काल में जो कृषि हुई थी उससे कई गुना वृद्धि हुआ था। तो कृषि में काफी उत्पादन में वृद्धि हुई। इस वृद्धि से क्या हुआ
अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ। अधिशेष मतलब सरप्लस, अधिशेष उत्पादन का दौर आ गया एक, उत्पादन यानी कि सरप्लस। अब देखिए हमारे समाज में क्या होता है, हम लोगों को जरूरत है 1 क्विंटल अनाज की, हम 1 क्विंटल अनाज जो है अपने परिवार को खिला सकते हैं 1 साल में, लेकिन हम उत्पादन कर रहे हैं 50 क्विंटल, 100 क्विंटल। तो हम बाकी के जो हमारे अनाज है हम उसे क्या करेंगे, हम उसे मार्केट में ले जा करके बेच देंगे, और उसी पैसे से हम अपनी जरूरत की जो दूसरी चीजें हैं, कृषि की चीजें या फिर किसी दूसरी चीजें की खरीद लेंगे। तो ऐसा यदि पूरे गांव वाला करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, तब ये होगा कि वो अपने उत्पादन को बगल के जो बाजार हैं वहां पर जा करके बेचना शुरू कर देगा। और यदि वहां पर बेचने के लिए यदि डेली पूरे गांव वाला वहां पर इकट्ठा होने लगे तो अपने आप में एक मार्केट बन जाएगा। वो मार्केट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहां पर जो है मार्केट में और दूसरे व्यापारी भी आके बनने बैठने लग जाएंगे। जैसे कोई लोहार अपनी दुकान खोल लेगा वहां पर, ताकि वो ये सोचेगा कि सारे किसान यहाँ पर आते हैं अपना फसल बेचने के लिए, यदि हम अपने लोहार वाली जो चीजें हैं, हंसिया या फिर जो कुल्हाड़ी वगैरह है यहाँ पर बेचने लग जाएं, तो उन लोगों को कहीं दूर भटकना नहीं पड़ेगा, यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। यही सोच करके फिर बढ़ई वाला भी जो है अपना सामान ला करके बेचना पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार जो है वहां पर एक मार्केट बन जाएगा, और वो मार्केट अपने आप में एक नगर बन जाएगा, बहुत बड़ा नगर। ये नगर बढ़ते बढ़ते एक पूरा बड़ा सा शहर अथवा राजधानी का रूप ले लेगा। हमने हड़प्पा में जो देखा था, कई ऐसे 10 के 15 शहर बन गए थे। हमने देखा था ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, है ना, ये सभी वो नगर हैं जो गांव से अनाज को ट्रांसफर जो किया जाता था उसी के आधार पर बसे थे। इन सब की बैकबोन क्या थी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में इतना अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ होता तो ये बड़े बड़े नगर उस समय नहीं बसे होते। यदि कृषि में सरप्लस उत्पादन नहीं हुआ होता तो क्या शहर बस पाता, कभी नहीं बस पाता, है ना। अब शहर बस पाने के कारण क्या हुआ, दो चीजें हुई सरप्लस उत्पादन से। सरप्लस उत्पादन से एक तो बड़े बड़े नगर अथवा शहर बसने लगे, है ना, शहर बसने लगे, और दूसरा इसका व्यापार शुरू हुआ। और ये व्यापार दूर सुदूर व्यापार के साथ साथ जो है अपने अंदर के जो भीतरी व्यापार हैं ये भी शुरू हुआ था, यानी कि देश के जो भीतरी प्रदेश हैं इसके बीच भी व्यापार शुरू हुआ। और हमने बताया था कि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता के साथ भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होना शुरू हुआ था। तो ये चीजें, इन सभी चीजों के पीछे यदि आप एक चीज देखोगे तो वो है कांसे का आविष्कार। यदि कांसे का आविष्कार न हुआ होता तो कृषि का अधिशेष उत्पादन नहीं होता, और यदि कृषि का अधिशेष उत्पादन नहीं होता तो शहर नहीं बसते। कृषि का उत्पादन नहीं हुआ होता तो बड़े बड़े जो दूरवर्ती व्यापार थे, यहां से लेकर के सोचिए जरा, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी कि ईरान, इजराइल तक, यहाँ से हमारे यहाँ सऊदी अरब तक जो है हमारा धान, गेहूं, अनाज जो दूसरी फसल है यहां से वहां तक बेचा जाता था। तो ये कैसे संभव हो सका, यदि एग्रीकल्चर नहीं होता तो नहीं होता। तो इन सब के पीछे एग्रीकल्चर था। फिर हमने बताया था कि हड़प्पा काल भी चला गया, हमारा ये दूसरा चैप्टर था। और उसके बाद हमने बताया था कि बाद में ऋग वैदिक काल आया। हड़प्पा काल के बाद ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हमने बताया था इससे पहले कि हड़प्पा काल जो है अचानक समाप्त हो गई थी, हड़प्पा सभ्यता अचानक विलुप्त हो गई थी। तो उसके विलुप्त होने के साथ उसने जो अपनी टेक्नोलॉजी प्राप्त की थी, उसने जो कांसे का आविष्कार वगैरह जो ग्रहण किए थे वो सारे गायब हो गए फिर से, और मानव सभ्यता एक बार फिर से 2000 साल पहले चली गई। मानव इतना उन्नत हो गया था उस समय हड़प्पा काल में कि बड़े बड़े शहर बसने लगे थे। लेकिन बाद में जैसे ऋग्वैदिक काल आया तो ऋग्वैदिक काल में आप देख रहे हो ना कि फिर से गांव और कबीले वाले समाज बसने लगे। मानव फिर से नवपाषाण काल युग में चला गया। अब वो लोग फिर से जो है खेती करना, थोड़े थोड़े खेती करना अपने अपने लिए केवल। और सबसे बड़ी उस समय ऋग्वैदिक काल की जो आजीविका का साधन था वो था पशुपालन। यानी कि मानव हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा ना कि एक बड़े चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। इतनी हाई टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो ना कि स्विमिंग पूल तक बना लिया था उसने, बड़े बड़े 2 मंजिले भवन बनाए जाने लगे थे। ईंटों पर जो है, पक्की ईंटों पर मकान बना बना के वो लोग 2 मंजिले भवन बनाने लगे थे। दूरवर्ती व्यापार करने लगे तो मेसोपोटामिया के साथ, और बड़े बड़े जो अरब सागर जैसे महासागर हैं उसको पार करने वाला जहाज भी बना लिया था।
अचानक वो ऐसे क्या विलुप्त हो गया कि ऋग वैदिक काल में फिर से ग्रामीण सभ्यता आ गई। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल में हमने देखा था कि ऋग वैदिक समाज, चूंकि जो हड़प्पा सभ्यता था वो अचानक विलुप्त हुई, तो उसने अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं किया। अगले जो काल आया था ऋग वैदिक काल, उसे ट्रांसफर नहीं कर पाया और अपने साथ लेकर विलुप्त हो गई। फिर हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में सभी कबीले लोग थे, तो कबीले लोग क्या करते थे, पशुपालन इसकी जीविका का मुख्य साधन था और थोड़ा बहुत कृषि किया करता था। इतना कृषि नहीं करता था कि ये लोग व्यापार करना शुरू कर दे। ठीक है, इतना भी कृषि नहीं था कि नगर बसाना शुरू कर दे, ये लोग नगर भी नहीं बसा पाए। तो ओवरऑल ये था, हमने देखा था कि ऋग वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जैसे आजकल गांव में होता है ना, खुद उत्पादन किया, पूरा का पूरा गांव एक ही ढांचे पर था। अभी भी वही होता है, पूरा का पूरा गांव उत्पादन करता है और खुद ही खा के समाप्त कर देता है। इसका पास इतना उत्पादन होता ही नहीं कि शहरों में जाके बेचे। लेकिन यही ऋग वैदिक काल के लोग 1000, अब ऋग वैदिक काल कब से कब तक है, 1000 बीसी से लेकर के ये 500 बीसी तक का, सॉरी ये 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक का जो है 1000 बीसी तक का काल है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के जो काल थे हमने बताया था, इसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। तो हो सकता है ये प्रारंभिक काल में ये ग्रामीण सभ्यता रही हो, लेकिन 1000 ईस्वी तक आते आते इन लोगों ने भी क्या किया, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया इन लोगों के जीवन में। जैसे कि हमने देखा था कि नवपाषाण काल के लोगों में क्या किया था, नवपाषाण काल जब अंतिम चरण में था तब उस समय कांसे का आविष्कार हो गए थे। उससे पहले केवल तांबा मानव द्वारा प्रयुक्त की गई जो पहली धातु थी वो तांबा था, तो नवपाषाण काल से ही तांबे का उपयोग किया जाने लगा था। लेकिन हड़प्पा समाज आते आते, हड़प्पा काल आते आते, यानी कि नवपाषाण काल के अंतिम चरण में जो है तांबे कांसे बनना शुरू हो गया था, और उसी कांसे के कारण देखा था हड़प्पा एकदम चरम पर पहुंच गई थी। ठीक वैसे ही ऋग वैदिक काल में जो है मानव क्या करना शुरू किया था, कृषि और पशुपालन शुरू किया था। लेकिन ऋग वैदिक काल के अंत आते आते, यानी कि 1000 बीसी तक आते आते जो है क्या हुआ, यहां पर लोहे का आविष्कार हो चला था। लोहे का जो है आविष्कार देखा गया। मानव के जीवन में एक बार फिर से उछाल आया, एक फिर से ये बड़ी क्रांति आ गई। अब उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है यहां से, 1000 बीसी से उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है और ये 500 बीसी तक रहता है, 1000 बीसी से 500 बीसी तक। तो हमने जो परिवर्तन कांसे के आविष्कार होने से देखा था, सेम वही परिवर्तन यहां पर अब लोहे के आविष्कार होने से हो जाता है। लोहे जो है कांसे की तुलना में काफी कठोर होता है, कांसे से कई गुना जो है कई गुना कठोर होता है। ठीक है, ये कई गुना कठोर हो जाएगा, तो इसकी कठोरता के क्या लाभ होंगे, कठोरता के सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अब इससे काफी तेज धार वाली जो है कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है, तेज धार वाली कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है। इस लोहे के जो है तेज धार वाले हल बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं, तेज धार वाले हल बनाए जा सकते हैं। इस लोहे से बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र यानी कि तलवार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो ढाल वगैरह होते हैं ना युद्ध में लड़ने वाला, वो बनाया जा सकता है। अब देखिए, अभी अभी हमने हल बनाए जाने से, जब लोहे की हल बनने लगेगी लोहे से, तो काफी गहरी खेती संभव हो सकेगी। तो अब तक जो किसान जो था एक सीमित एरिया में बंधा हुआ था कि आप नदी के किनारे ही रह के खेती कर सकते हो। जितने भी सिंधु वासी थे, आप देख रहे हो ना, सारे नदी के किनारे ही थे, सप्त सैंधव क्षेत्र में बैठ के ये लोग खेती कर रहे थे, है ना। लेकिन उसकी मजबूरी थी कि तांबे या फिर कांसे के हल से आप हल्के मिट्टी में ही कृषि कर सकते हो। आपके पास यदि लोहे की हल हो
तो आप दूर के इलाके में जाके जंगल के काट करके वहां पर जाके खेती करना सीख सकते हो। जैसे कि बिहार के जो गंगा के मैदान है, उत्तर प्रदेश के जो गंगा के मैदान है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी की एक विशेषता होती है कि वो सूखने पर उसमें दरारें पड़ जाती है और काफी कठोर मिट्टी होती है। ऐसे कठोर मिट्टी में आप तांबे के या फिर कांसे के हल से खेती नहीं कर सकते हो। इसके लिए हल जैसी, जो लोहे जैसी धातु चाहिए और उसकी हल चाहिए खेती करने के लिए। ये चीज अब इन लोगों को मिल गया था, उत्तर वैदिक काल के लोगों को। तो ये लोग क्या करना शुरू कर दिए, चूंकि ये गंगा के मैदान है तो यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है ना। इन लोगों ने अपने कुल्हाड़ी बनाया और इससे जंगलों को साफ करना शुरू किया। और फिर देख रहे हो ना, जंगल के भीतरी भागों तक घुस घुस के उसे साफ कर करके वहां पर जाके अपना खेती करना शुरू कर दिया। अब जो महाजनपद काल है, 16 महाजनपद आप देख रहे हो ना, पूरे भारत में जो 16 महाजनपद है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, कंधार से लेकर के अवंती, कौशल, जितने भी सारे हैं अंग महाजनपद, राजस्थान, दक्षिण भारत में तक है ना। इतने सारे महाजनपद की स्थापना क्यों हुई थी? इसी लोहे के आविष्कार के कारण। क्योंकि अब जंगलों का सफाया तेजी से किया जा सकता था, वहां पर कृषि की जा सकती थी। जब लोगों को पेट भर जाएगा तो कहीं पर रहने को तैयार हो जाएगा, है ना। फिर उसी कृषि से अब हल बना, कठोर हल। तो कठोर हल से क्या हुआ, कृषि का उत्पादन बनना शुरू हुआ और ये कृषि काफी होने लगी। फिर ये काफी कृषि का क्या होगा, अधिशेष जो सरप्लस उत्पादन होगा ये नगरों में भेजा जाने लगा। तो फिर बड़े बड़े नगरों का उदय होने लगा। ठीक, अब ये कुल्हाड़ी से बड़े बड़े जंगलों को साफ किया जाने लगा। तो फिर क्या हुआ, बाहरी लोगों का जंगल में रहने वाले जनजातीय लोगों से टकराव शुरू हुआ। ये टकराव हर चीज से था। एक तो आमना सामनी का युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुआ एक दूसरे के साथ। दूसरा, वहां जो रहने वाले जाति थे वो अपने धर्म को मानते थे। जनजातीय देवता हो सकते हैं उनके, जैसे कि हमने पशुपति को देखा था। पशुपति महादेव जो है, इसके हड़प्पा काल, ऋग्वैदिक काल में इसका कोई महत्व नहीं था। एक ही सर्वोसर्वा देव था उसका, इंद्र देवता। पूरा संपूर्ण देवता का प्रमुख जो था इंद्र देवता था। ऋग्वैदिक काल में पशुपति जैसी कोई चीज नहीं थी, इनका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन आप देखते हो कि जब ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल में इन जो पशुओं के देवता हैं, पशुओं यानी कि ये आदिवासियों के देवता हैं, तो इस समय आते आते इसके शक्ति में काफी उछाल मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि जब बाहरी प्रदेश से लोग जंगल में प्रवेश करने लगे तो वहां अपने अस्थायित्व पाने के लिए, वहां के लोगों को समझाने बुझाने के लिए कि देख, हम तुम्हारे धर्म को नाश नहीं करेंगे बल्कि हम तुम्हारे धर्म को भी अपना धर्म मानेंगे। यानी कि तुम्हारे जो देवता है ना, पशुपति देवता, उस देवता को हम सर्वोच्च स्थान देंगे अपने धर्म में। तुम हमारी बात मान लो और हमारे धर्म स्वीकार कर लो, या फिर हमें भी यहाँ बसने दो। इस तरह से धर्म के क्षेत्र में भी बार्गेनिंग शुरू हुई, संस्कृति के क्षेत्र में भी बार्गेनिंग शुरू हुई, है ना। आपने जितने भी जनजातीय देवता देखे होंगे, जैसे कि मुरुगन देवता, ये जनजातीय देवता हैं। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन के देवता पहले नहीं थे, है ना, बाद में इसे हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया। तो ये जो फैलाव था, बाहरी लोगों का जो अतिक्रमण हुआ जनजातीय क्षेत्रों में, तो जनजातीय क्षेत्रों ने हर दृष्टि से एकीकरण हुआ समाज का, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्रों में हो, है ना। तो इन सभी चीजों का कारण एक ही था, वो था लोहा। यदि लोहे के कारण लोहे का आविष्कार न हुआ होता तो जंगल साफ न किए जाते, और जंगल साफ न किए जाते तो वहां के जनजातीय लोगों के साथ जो है टकराव नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, युद्ध और संघर्ष जैसी स्थिति बनी। ठीक, दूसरा, इसी तरह हमने देखा, क्या देखा कि हड़प्पा काल में कह रहे हैं कि इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों का भारत में आगमन हुआ था, और आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ ऊंची जाति के मानते थे। और हमारे जो यहाँ के लोकल लोग थे, जो भारतीय लोग थे, उनको ये लोग कहते कि तुम निकृष्ट हो, तुम अछूत जाति के हो। ये ठीक वैसे ही था जैसे ब्रिटिश लोग हम लोगों को कहते थे, ये वैसे ही था उस समय भी। इन दोनों के बीच यहाँ भी टकराव, जनजातीय संघर्ष, स्थानीय लोगों के साथ जो है संघर्ष शुरू हुआ। ठीक, संघर्ष शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, ये जो आर्य लोग थे इन्होंने अपने धर्म को बचाने की हर संभव कोशिश करनी शुरू कर दी। हर संभव कोशिश जो है क्या करने शुरू कर दिया, उसने अपने धर्म को बचाने के लिए उसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र जैसी चीजें डाल दी। धर्म को काफी कठोर बना दिया। कठोर इस तरह से बना दिया कि हम बाहरी लोगों को, जनजातीय लोगों को अपने धर्म जो है स्वीकार नहीं करने देंगे। हम बाहरी जनजातीय लोग या फिर यहाँ के जो इंडिया के जो लोकल लोग हैं,
हम इसको अपने धर्म स्वीकार नहीं करने देंगे। तो इस समय आते आते ना हिंदू धर्म जो था उस समय का सनातन धर्म काफी कठोर हो गया था। उसमें बलि प्रथा इतनी महत्व बढ़ती जा रही थी कि जो है बैल वगैरह और गायों की बहुत संख्या में मारे जाने लगे थे। ये सभी चीजें समस्या इस समय उत्पन्न हुई थी। ठीक है, काफी संख्या में बैल काटे जाने लगे थे, बड़े बड़े जो है यज्ञ किए जाने लगे थे। अब देखिए यहां पर तीन चीजें हो रही है। एक तो कृषि के अधिशेष उत्पादन से नगरों का आविष्कार हुआ, दूसरा बैल और गाय काफी संख्या में काटे जाने लगे। यदि बैल और गाय काफी संख्या में काटे जाने लगे तो कृषि कैसे होगा? अभी की तरह ट्रैक्टर तो था नहीं ना उस समय की खेती हो। लोहे के जो हल बने तो उसको खींचने के लिए बैल तो चाहिए। तो यदि बैल जो है हिंदू धर्म में बैल को काफी संख्या में काटा जाने लगा तो इसको रोकने के लिए फिर क्या हुआ? वैचारिक रूप से समर्थन के लिए बौद्ध और जैन धर्म जैसे लोग जो हैं सामने आए और कहा कि अब जो है अहिंसा की नीति अपनाओ। यदि अहिंसा की नीति नहीं अपनाओगे तो फिर एग्रीकल्चर कैसे संभव होगा? तो उन्होंने अपना उद्देश्य दिया। तो वैचारिक धर्म पर यह हुआ। और राजनीतिक जीवन में भी उथल पुथल हुआ। राजनीतिक जीवन में क्या उथल पुथल हुआ कि जैसे देखा अपने एग्रीकल्चर के उत्पादन से नगरों का उत्पादन हुआ, तो नगरों में एक शांति व्यवस्था चाहिए। नगरों में क्या होता है? व्यापार व्यवसाय काफी उन्नत दशा में होती है नगरों की, इसीलिए तो नगर बना ना। नगर इसलिए बना कि वहां पर मार्केट था, डेली बाजार लगती थी और डेली जो है गांव के किसान यहाँ पर आते थे, लोग खरीदारी करते थे। लेकिन यदि यहाँ पर लूटपाट होने लगे, डेली के डेली युद्ध होने लगे, तो फिर नगर तो लूट जाएगा ना। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक राजा की आवश्यकता हुई। अब तक जो चीज हमने हड़प्पा काल में नहीं देखा कि वहां पर राजा नहीं था, हमने ऋग वैदिक काल में भी देखा कि यहां पर भी राजा जैसी कोई चीज नहीं थी। सभी कबीलों का अपना अपना एक सरदार हुआ करता था। हमने पंचजन की जो नाम ली थी, हमने वो पंचजन देखा था। तो वहां पर भी हमने देखा था कि पंचजन हुआ करते थे, जो कबीले का सरदार मात्र था। और उस सरदार पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्था होती थी, है ना। तो राजनीतिक चीज में इतना ही चीज था उस समय। राजनीतिक जो संस्थाएं थी केवल यही था, कबीले के सरदार हुआ करते थे और इस समय ये जो है उसके दो सभा और समिति थी जो मंत्रिमंडल के रूप में काम करती थी। राजा को उतना पावर नहीं मिलता था क्योंकि सभा और समिति उस पर कंट्रोल किया करती थी। ठीक, लेकिन अब जो है राजा की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जब तक राजा एक केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होगी, दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री जब तक नहीं होगा, दिल्ली का एक केंद्रीकृत प्रधान नहीं होगा, तब तक दिल्ली में मार्केट नहीं लग सकती। क्योंकि किसी का भी जो अत्याचारी और अहंकारी शासन हो जाएगा, कोई भी किसी को लूट लेगा। इस पर निरंकुश रखने के लिए एक राजा की आवश्यकता हुई। पूरा का पूरा उत्तर वैदिक काल में जो है हम लोग इसी राजा के बारे में पढ़ेंगे। और राजा के साथ साथ आप पढ़ोगे कि उसके इस काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या पढ़ना है, यही चीजें परिवर्तन हुई थी ऋग वैदिक काल में। और ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल आते आते यही चीजें परिवर्तन हुई थी, है ना। ऋग वैदिक काल पूरा का पूरा जो है हमने देखा था एक ग्रामीण सभ्यता थी, वहां पर राजा जैसी कोई चीज नहीं थी। कृषि भी बहुत थोड़ा बहुत होता था और उसका जो वो था समाज, वो कबीलियाई समाज था, पशुपालक समाज था। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगी। अब यहाँ पर राजा बनने लगे, राजा की शक्ति में वृद्धि होने लगा। राजा की शक्ति में वृद्धि कैसे होगा? वृद्धि इसलिए होगा कि चूंकि अधिशेष उत्पादन हो रहा है। यदि आप किसी को राजा चुन रहे हो तो राजा के हाथों में शक्ति होनी चाहिए ना। राजा के हाथों में शक्ति नहीं होगी तो फिर वो राजा कैसे? यदि वो किसी को धमकाएगा तो फिर सामने वाला डरेगा ही नहीं, वो तो कहेगा तू हट वहां से, मैं ही अपने आप में बड़ा हूं। तो राजा को शक्ति दी गई। शक्ति देने के लिए, फिर शक्ति संभालने के लिए उसे क्या कहा गया कि गांव के जितने लोग हैं, नगर के जितने लोग हैं, आपको थोड़ा थोड़ा जो है टैक्स के रूप में देना शुरू कर देंगे। अब तक हम लोग जिस टैक्स का नाम नहीं सुने थे वो पहली बार उत्तर वैदिक काल में टैक्स आ गया और बलि के नाम से जाना जाता था। बलि और भाग के नाम से दो टैक्स हुआ करता था इस समय। किसान क्या करते थे, अपने इनकम का कुछ हिस्सा, पैदावार का कुछ हिस्सा राजा को देने लगे। अब राजा के देने लगे तो पूरे गांव यदि 1-1 किलो का ही चावल देने लगे या गेहूं देने लगे तो राजा के पास कितने हो जाएंगे? 1000 किलो से ज्यादा हो जाएंगे अनाज। तो राजा क्या हो जाएगा? अपने गांव के सभी लोगों से ज्यादा जो है समृद्ध हो जाएगा। वो फिर नौकर चाकर रखने लगेंगे, वो फिर सेना रखना लगे शुरू कर देगा। और यदि सेना रख के इतना समृद्ध बन जाएगा तो वो चाहेगा कि अपने मृत्यु के बाद कोई दूसरा आके उसे जो है उसे हटा दे या कोई दूसरा राजा बन जाए? कभी नहीं चाहेगा।
तो अपने पद को वो अनुवांशिक बना लेगा, कहेगा कि मेरे मरने के बाद हमारा जो पोस्ट है वो मेरे बेटे पोते को मिले, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर ये राजा, अब तक जो हमने देखा था ना कि सभा और समिति जो है चुना करती थी राजा को, सभी कबीले के जो शक्तिशाली जो होते थे, जो जिन्हें लगता था कि ये हमारे गायों की रक्षा कर सकता है, उन्हीं को अपना राजन चुना जाता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर ये बात नहीं रही, अब राजा का पद अनुवांशिक हो गया, राजा अपना पद छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अभी देख रहे हो ना केंद्र में क्या हो रहा है, तो यही बातें यहाँ पर हो गई। राजा जो है काफी शक्तिशाली हो गया और इसका पद अनुवांशिक हो गया, तो पहली बार राजा का पद जो है यहीं पर आके अनुवांशिक हो गया। और इस पर जो नियंत्रण रखने वाले जो सभा और समिति थी, सभा और जो समिति थी, इसके अधिकार और कर्तव्य काफी कम कर दिए गए। अब इसके होने और ना होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं रहा इसके होने और ना होने का, क्योंकि ये इसकी शक्ति काफी कम कर दी गई। ठीक है, तो ये इसका राजनीतिक जीवन था राजा का। अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत, राजनीतिक जीवन था, हमने उत्तर वैदिक काल के मोटा मोटी हमने एक जो ट्रांजिशन कैसे हुआ था, हमने कहानी बता दी आपको कि कैसे पाषाण काल से लोग पेड़ों पर रहने वाले लोग, उसके बाद जो मध्य पाषाण काल बाद जो आया था वहां पर लोग उससे पेड़ पर से उतर के गुफाओं में रहने लगे। फिर नव पाषाण काल आते आते हमने देखा था कि गुफाओं से निकल के नदियों के तट पर आके रहने लगे, और फिर हमने देखा कि नदियों के तट पर इतनी ज्यादा खेती करने लगे कि हड़प्पा सभ्यता कितनी नगरीय सभ्यता बन गई थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता इतनी अचानक विलुप्त हो गई कि ऋग वैदिक काल फिर से ग्रामीण सभ्यता हो गई, और ग्रामीण सभ्यता के फिर से ट्रांजिशन होते होते हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में फिर से एक क्रांति आई, यानी कि लोहे का आविष्कार हुआ। और अब तक देखिए कि राजा का जो है पद इतना शक्तिशाली हो गया। तो हमने राजनीतिक घटनाक्रम देख लिए। अब उत्तर वैदिक काल में हम जो है क्या क्या देखेंगे, इसके सारे डायमेंशन को हम फिर से इसी कहानी की तरह देखने की कोशिश करेंगे। सामाजिक और धार्मिक, हमने धार्मिक भी थोड़ा बहुत हिंट दे दिया था आपको, इसके धार्मिक जीवन हो गई, सांस्कृतिक जीवन हो गई, इसके व्यापार की हालात को देखने की कोशिश करेंगे कि इसका व्यापार या फिर जो अर्थव्यवस्था था वो किस प्रकार का था, इसका शिल्प वगैरह सब कैसा था, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कर दीजिए तो ये किस प्रकार का था, है ना। और थोड़े थोड़े बीच में हम फैक्ट जानने की भी कोशिश करेंगे। बहुत सारे तथ्य जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते, खासकर जितने भी वनडे एग्जाम है और हमारा जो यूपी पीसीएस है। केवल आपको कहानी याद रखने से तो होगा नहीं, हम कहानी इसलिए बताए कि आपके दिमाग से वो चीज उतरे नहीं, आप कहानी को ज्यादा बढ़िया ढंग से याद रख पाओगे, चीजों को कनेक्ट पर जो है कर पाओगे, इसलिए हमने पहले स्टोरी बता दी। अब हम उसको फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीजें हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग थोड़े फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि थोड़ा फैक्ट सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। भौगोलिक विस्तार, ये उत्तर वैदिक काल की सबसे पहले तो टाइम पीरियड देख लीजिए, 1000 से 500 बीसी इसका पीरियड है। भौगोलिक विस्तार, पहला जो ऋग वैदिक समाज था वो केवल सप्त सैंधव क्षेत्र यानी कि सिंधु और इसकी जो सहायक नदियां हैं वहीं पर आके बसा था। लेकिन हमने बताया था कि इस काल में लोहे के आविष्कार हो गए, तो लोहे के आविष्कार होने से उस समय मानव काफी ताकतवर हो गया, ये जंगल को काट करके वहां पर रह सकते थे, बड़े बड़े जंगलों की सफाया कर सकते थे, और इसे जो है ना भौगोलिक सीमा में बंद कर नहीं रह सकता था, किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकता था, पहाड़ की खोद कर सकता था, है ना, बड़े बड़े मकान बना सकते थे। तो ये चीजें थी। तो अब ये लोग जो है ना सिंधु नदी यानी कि पंजाब और ऊपरी जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर वाला एरिया था उसको छोड़ करके अब नीचे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार इस समय प्रवेश करने लगे, है ना, यहाँ पर नीचे की ओर बढ़े थे। इसका पहली बार जो है शतपथ ब्राह्मण जो रची गई थी इसी काल में, जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो इसी उत्तर वैदिक काल में रचे गए थे। तो इसी शतपथ ब्राह्मण में गंगा के मैदानों का उल्लेख पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले जो था ऋग वैदिक काल, उसमें जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, यहाँ तक कि सरस्वती नदी का हमने देखा था काफी इंपोर्टेंट नदियां थी, तो वही उनका कार्य क्षेत्र था। लेकिन बाद के जो चीज है, बाद के काल में उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी की बार बार उल्लेख आया, यानी कि ये लोग अब यहाँ पर आके बसने लगे थे और अपनी जीविका यहीं पर ढूंढने लगे थे, है ना। तो इनका जो एरिया है उत्तर वैदिक काल के लोगों का वो निचला गंगा, मध्य गंगा का मैदान है, निचला नहीं मध्य गंगा का मैदान, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाला इलाका। इस समय जो प्रारंभिक राज्य थे, हमने बताया ना कि अभी
जो कृषि के अधिशेष उत्पादन शुरू हुआ तो नगर बनने शुरू हुए थे, नगर से राज्य बनना शुरू हुआ था। पहले जो जन कहलाते थे ना, वही अब जनपद में ट्रांसफर होने लगे थे, है ना। तो इस समय जो जन था, ये छोटे छोटे कबीले राष्ट्र के रूप में भी जाने लगे थे। राष्ट्र का मतलब देश नहीं होता है, वर्तमान पॉलिटी में देश होता है ना, ये इस समय जनपद होता था। तो जन से जनपद बनने लगे थे। तो प्रारंभिक राज्य में जो कुछ राज्य बनने लगे थे, जैसे कि कुरु और पंचाल, है ना, ये इसी समय के छोटे छोटे राज्य बन चुके थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के जो प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि 1000 से 700-800 बीसी का जो काल है ना, उस काल में ये दो राज्य बने थे, कुरु और पंचाल का राज्य। इस समय के जो राजा थे, परीक्षित राजा थे, जनमेय राजन और ये जवाली, परवाहन जवाली, इस समय के राजा थे, इस समय के शासक थे उत्तर वैदिक काल के। तो ये भी आप याद रखिए, जो काफी शक्तिशाली शासक थे। रामायण और महाभारत में इन राजाओं का नाम आया है ना। धर्म ग्रंथ जो है इस समय के ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें कहा गया है कि सतयुग और त्रेता युग के जो बीच का ट्रांजिशन फेज था, यानी कि सतयुग जब जाने लगा था और त्रेता जब युग आने लगा था, द्वापर युग, तो उसके बीच के जो राजा थे ये परीक्षित राजा थे, है ना। यानी कि एक युग का अंत हुआ और जब दूसरा युग का शुरू हो रहा था, उस समय राजा परीक्षित थे। ठीक है, तो ये एक मिथक कहानी है, लेकिन ये ग्रंथ जो है धर्म ग्रंथ उसमें लिखी हुई है। तो इस समय के राजा थे परीक्षित राजा, जनमेय और ये परवाहन जवाली है। और इस समय के राज्य थे कुरु और पंचाल। अब इसके बाद में और भी राज्य बने थे, जैसे कि कौशल, काशी और विदेह राज्य, है ना। काशी देख रहे हो ना, वर्तमान अयोध्या, यानी कि कहां तक पहुंच गया था उस समय के मानव, कहां पर, सिंधु नदी, और कहां से कहां पहुंच गया, ये यमुना अयोध्या तक पहुंच गया था। इस समय भारत को 3 जो है भौगोलिक भागों में बांटा गया था, जो था आर्यावर्त, मध्य देश और दक्षिणापथ। आर्यावर्त का मतलब केवल उत्तरी भारत था उस समय, मध्य देश का मतलब मध्य प्रदेश वाला जो इलाका था, और दक्षिणापथ का मतलब नर्मदा नदी के उत्तर जो दक्षिण वाला जो इलाका है उसे कहा जाता था। इस समय के लोगों को कुछ भौगोलिक जो महासागर है हमारे, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इन चीजों का ज्ञान हो चुका था फिर से। ऋग वैदिक काल के लोगों को इतना मतलब नहीं था, क्योंकि उतना कृषि का उत्पादन ही नहीं करते थे। भाई कोई समुद्र में क्यों जाएगा, महासागर में क्यों जाएगा, व्यापार करने के लिए जाएगा ना। अब उनके पास व्यापार किस चीज का करेगा, कृषि का ही करेगा। तो कृषि तो होता नहीं था, तो इस समय के लोगों को नहीं पता था, ऋग वैदिक काल के लोगों को। लेकिन उत्तर वैदिक काल के लोगों को इन चीजों का ज्ञान था, भौगोलिक काफी जानकारी थी इन लोगों को। और ये लोग अरब सागर से परिचित थे, हिंद महासागर से परिचित थे, नर्मदा नदी और ये जो विंध्याचल पहाड़ है, इन सबसे जानकारी हो चुकी थी इन लोगों को। इन लोगों को भौगोलिक दिशा प्राप्त हो चुकी थी। हम लोगों ने इनकी राजनीतिक संरचना को देखा है, लेकिन अब थोड़ा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्टोरी तो पूछेगा नहीं, क्योंकि हम मेंस का एग्जाम अभी दे नहीं रहे हैं। पूछेगा क्या, फैक्ट, है ना। थोड़ा फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। इस काल में जन से जनपद का विकास होने लगा था, जनपदों का निर्माण होने लगा था, दोनों के बीच आपस में युद्ध होने लगे थे। महाभारत का जो युद्ध है वो इसी काल का युद्ध है, उत्तर वैदिक काल का ही युद्ध है। अब राजन की स्थिति जो है, इनके अधिकार काफी स्पष्ट हो गए थे, है ना। उनके अधिकार और कर्तव्य काफी बढ़ गए थे। उन्होंने अपने जो है सहायता के लिए 12 अधिकारियों का एक मंत्रिमंडल गठित किया। और उत्तर वैदिक काल में जो मंत्रिमंडल थे उसे रत्निन कहा जाता था, और रत्निन की संख्या 12 थी, जिसे 12 रत्न अथवा रत्निन नामक मंत्रिमंडल था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल में जो राजा के सलाहकार थे, जो राजा के मंत्रिमंडल थे, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे रत्निन कहा जाता था, और इस समय उसकी संख्या 12 थी। ये चीज उत्तर वैदिक काल से यदि आप कंपेयर करो, तो उत्तर वैदिक काल में केवल सभा और समिति नामक 2 संगठन हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ना, स्थिति कुछ और हो गई। सभा और समिति का कोई महत्व नहीं रहा, उसे हटाया नहीं कि दिया, हटाया नहीं, वो अभी है। लेकिन उसने अपने लिए क्या किया है, अपने लिए एक मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है राजा ने। अब सत्ता जो है ना, राजा का पद, ये वंशानुगत हो गया है। अब ये पद छोड़ेगा नहीं, अपना पद अपने पीढ़ी को ट्रांसफर कर देगा, अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर देगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार भारतीय इतिहास में राजा का पद वंशानुगत कब हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल में ही जो है वंशानुगत हुआ था। इतना होने के बाद भी अभी भी सेना को अस्थाई नहीं किया गया था, अभी भी जो है सेना अस्थाई नहीं हुई थी। ये चीज महाजनपद काल में जाके गठित होती है, अभी भी सेना अस्थाई नहीं था। इस समय जो सेना थी उसे मिलिशिया सेना कहा जाता था, मिलिशिया, यानी कि सभी नागरिक ही अपने आप में
एक मिलिट्री की भूमिका निभाते थे, सभी नागरिक ही सैनिक हुआ करते थे, तो इसे मिलिशिया सेना कहा जाता था। जब शांति का दौर होता था तो सिविलियन बन जाते थे, और जब युद्ध का काल आता था, जब युद्ध होता था, तो यही लोग मिलिट्री का अवतार ले लेते थे, है ना। तो इस समय की सेना को मिलिशिया सेना कहा जाता है, यानी कि इस समय वेतन भोगी सेना नहीं थी, अस्थाई सेना नहीं थी। राजा अपना शक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर समाज में दूसरे लोगों से अपने को खुद को विशिष्ट दिखाने के लिए कि हम तुमसे काफी ऊपर हैं, ये चीज दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और हवन करने लगे। और इसी यज्ञ और हवन में बड़े बड़े जो है बहुत संख्या में बैलों और गायों की जो है बलि देने लगे थे। इस समय जो बहुत सारे यज्ञ प्रचलित हुए थे उसमें थे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ। ये सभी चीज लोगों को, अपने समाज को, या फिर दूरवर्ती जो पड़ोसी इलाके थे, इनको इम्प्रेस करने के लिए किया जाता था कि भाई तुम मानव जो है ना सामान्य लोग हो, और राजा जो है ये उससे अलग होता है, राजा तुमसे ऊपर होता है, राजा भगवान का अवतार होता है, पृथ्वी पर भगवान का अवतार होता है। चक्रवर्ती जैसे जो उपाधि दी गई ना, बड़े बड़े उपाधि धारण करने लगे थे। ये सब इसी जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे ना, तो ये जो थे ब्राह्मण लोग इसे बड़े बड़े उपाधि देते थे कि ये ब्राह्मण राजा जो है चक्रवर्ती राजा बन गए, ये यज्ञ करने के बाद अब महाराजा धीराज बनने लगे हैं। ये जो राजा है ये मामूली राजा नहीं है, ये स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं पृथ्वी पर, और हमें जो है ये प्रजा के, हम जो है प्रजा उसके संतान हैं। इस तरह राजा को पेश किया जाने लगा, है ना, इतनी शक्तिशाली रूप से पेश की जाने लगी। इन सभी चीजों ने, इस समय राजा अपने आप को सम्राट कहा जाता था, अपने आप को सम्राट कहता था, एक राट कहता था। एक राट का मतलब है ना काफी शक्तिशाली, और विराट जैसी उपाधि धारण करता था। ठीक है, तो ये सभी उपाधि जो है सम्राट, एकराट और विराट, ये सभी उपाधि उत्तर वैदिक काल में ही राजा धारण करने लगे थे। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग इसी समय हुआ था, लेकिन राष्ट्र का मतलब अभी वर्तमान में नेशन जो होता है ना, ये नेशन नहीं होता था, केवल एक रीजन होता था, नेशन होकर के एक रीजन के लिए होता था। तो एक शब्दावली है, ये भी याद रखिएगा। इस समय जो उत्तर वैदिक काल में जो सभा और समिति थी, और इसमें महिलाएं भी भाग लिया करती थी, इनका महत्व अब कम हो गया। इसके जगह पर जो हमने देखा था 12 रत्निन, उनका महत्व काफी बढ़ गया था। महिलाओं की भागीदारी अब सभा और समिति में से समाप्त कर दी गई। अब महिलाएं सभा और समिति में भाग नहीं ले सकती। जब सभा और समिति का महत्व नहीं रहा तो फिर महिलाओं का क्या महत्व रहेगा। ठीक है, उत्तर वैदिक युग की अर्थव्यवस्था, हमने अभी राजनीतिक दशा देखी, अब थोड़ी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। हमने उत्तर वैदिक काल में, उससे पहले ऋग वैदिक काल में देखा था कि ऋग वैदिक काल में लोग जो हैं थोड़ा बहुत खेती करते थे, ज्यादातर जीवन वो पशुपालन पर ही टिके हुए थे, क्योंकि वो लोग कबीलियाई समाज थे। आज एक महीने एक जगह पर रहते थे, तो फिर अगला महीना चूंकि यहाँ पर चारा खत्म हो जाता था, और जब चारा खत्म हो जाए इस इलाके का, तो फिर उसे ट्रांसफर दूसरे जगह पर जाना पड़ता था। इस तरह जो है भ्रमणकारी लोग कभी भी कृषि नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग बहुत प्रकार के फसल नहीं उगा पाते थे, केवल शॉर्ट टाइम के लिए फसल उगा पाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गेहूं, जौ, चावल के साथ साथ बहुत सारे दाल, जैसे कि मूंग और उड़द जैसी दाल भी जो है उत्पादन करने लगे थे, क्योंकि इस काल के जो साहित्यिक ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में इन सभी फसलों की चर्चा की गई है, और काफी उसकी डिटेल से चर्चा की गई है कि इस काल के लोग ये सब उत्पादन करते थे। धातु में यदि हम देखें तो सबसे हमने पहले ही देखा था कि लोहे का आविष्कार इस समय हो चुका था। अधिशेष उत्पादन की वृद्धि हुई थी, अब उसी अधिशेष उत्पादन को अब वो राजा के पास जमा करने लगे थे। इस समय 2 टैक्स होते थे, जिसे बलि और भाग नामक इस प्रकार के टैक्स था। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल के 2 टैक्स कौन से हैं, तो बलि और भाग, या फिर शब्दावली ही पूछ दे कि भाग और बलि क्या है, तो ये 2 टैक्स हैं जो राजा को दिया जाता था इस काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी थे उसे क्या कहा जाता था, तो उत्तर वैदिक काल में टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी को समगृही और भाग दुखा कहा जाता था। तो ये शब्दावली आप याद रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में टैक्स वसूल करने वाले जो अधिकारी थे उसे भागद्रोही और भागदुखा कहा जाता था, समगृही और भागदुखा कहा जाता था। इस काल में शिल्पकारा और बढ़ईगिरी कला का भी विकास हुआ था, क्योंकि हमने देखा ना कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई तो वो हथियारों की मांग करेंगे, हथियारों की मांग के साथ साथ वो अपने विलास की चीजों की भी मांग करेंगे। हथियार में तलवार और भाले तिरछे जैसे चीजें बनाने के लिए सुनार जो है एक जाति का जन्म हो जाएगा, लोहार का। हथियार बनाने के लिए सुनार का उदय हो जाएगा, और उसकी जो विलासिता की चीजें हैं,
फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ईगिरी का काम शुरू होगा, है ना। और उसके कपड़े बनाने के लिए जो है जो बहुत सारे रंगराज का उदय होगा, या फिर दूसरी दूसरी जाति का, बहुत सारी जाति प्रथा इस समय उदय होनी शुरू हो गई थी। केवल एक चीज था, राजा का उदय। हमने देखा ना कि राजा की शक्ति में वृद्धि होने से कितनी चीजें अचानक बढ़ने लगी, है ना। राजा ही तो भाई, उसके लिए क्या होगा, बड़े बड़े भवन बनेंगे, और बड़े बड़े भवन बनेंगे तो फिर राजमिस्त्री का उदय होगा, है ना। वास्तुकला का विकास हो जाएगा। इतनी सारी प्रगति जो है केवल एक राजा के शक्ति में वृद्धि होने से हो गई। ठीक है, तो देख रहे हैं ना चीजों को कनेक्ट कैसे किया जाता है एक दूसरे चीजों को। आप चीजों को ज्यादा दिनों तक यदि आप याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए यही एक ट्रिक है कि आप चीजों को स्टोरी की तरह याद रखिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने सीखिए। देखिए लोहे के आविष्कार हुआ, उससे क्या हुआ, फसल उत्पादन काफी हो गया, उससे क्या हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। फिर क्या हुआ, बहुत सारे जो है व्यवसाय का उदय हो गया, लोहार, सुनार, बढ़ई, कपड़ा बनाने वाला, है ना, इत्र बनाने वाला, इन सभी चीजों का उदय हुआ, है ना। फिर क्या, उनकी बहुत सारी जो रानियां होती थी, अब उसको पहनने के लिए जो है श्रृंगार की चीज चाहिए, है ना, बहुत सारे इत्र वगैरह जो है ये सब चाहिए। तो इन सभी चीजों के पीछे देख रहे हैं ना क्या कारण है। अब है हमारा सामाजिक जीवन। ठीक है, अब देखिए सामाजिक जीवन में हमें देखिए वही बात है, फसल उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, तो देख रहे हैं ना तेजी से वृद्धि हुई तो राजा को सेवा देने के लिए कितने सारे जाति का जो है जन्म हो गया। राजा को जो फिजिकल जो सहयोग देते थे, मतलब कि जो लोहा देते थे, जो सोना देते थे, जो कपड़े बना के देते थे, तो वो तो जाति बनी, तो एक व्यावसायिक वर्ग हो गया, है ना। दूसरा, उसके फसल उत्पादन करने के लिए किसान एक अपने आप में वर्ग बन गया, उसे दास भी चाहिए तो एक दास एक वर्ग बन गया। अब राजा को सलाह भी देने हैं, तो सलाह देने के लिए उस समय के जो आर्य लोग थे यानी कि उच्च जाति के लोग थे, इन्होंने अपने आप को ब्राह्मण बताया और उन्होंने कहा कि हम राजा का एडवाइजर बनेंगे, सलाहकार बनेंगे। तो उस तौर पर जो खास तरह के जो होते थे ये यही उसकी भूमिका निभाते थे। तो उत्तर वैदिक काल आते आते जो ऋग वैदिक काल में समाज हमने देखा था ना, उचित विभाजन नहीं हुआ था समाज का, लेकिन यहाँ पर वर्ण व्यवस्था बढ़िया से स्थापित हो गई थी। समाज एकदम क्लियर रूप से 4 वर्ण में विभाजित हो चुका था। ब्राह्मण सबसे ऊपर था, उसके नीचे क्षत्रिय था। राजा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी ब्राह्मण से ऊपर नहीं था, क्योंकि वो उसका सलाहकारी था, है ना। उसके नीचे था वैश्य यानी कि व्यापारी, और ये जो व्यावसायिक लोग थे वो थे, और सबसे नीचे जो किसान करने वाले, जो खेती करने वाले जो लोग थे और जो शूद्र वगैरह थे वो सबसे नीचे रखे गए। तो उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। तो यही चीज आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक रूप से वर्ण व्यवस्था कब स्थापित हुई थी, है ना। इसे पहली बार ऋग्वेद के अंतिम मंडल जो 10वें मंडल है ना उसमें देखने को मिला था, और ये 1000 BC के आसपास ही लिखा गया था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में ही ये लिखा गया था। समाज में बहुत सारी परंपराएं शुरू हो गई थी। अब कहा जाने लगा कि विवाह जो है अपने गोत्र में नहीं हो सकता, अब इसे बहिर्विवाह की प्रथा प्रचलन हुई। एक जाति दूसरे जाति जो है, एक गोत्र दूसरे गोत्र में, गोत्र अलग होता है, एक ही जाति के भीतर बहुत सारे गोत्र होते हैं। यहाँ पर अंतरजाति विवाह की बात नहीं हो रही है। बहुविवाह का ये मतलब नहीं है कि आप कोई जो है एक लोहार जाके सुनार से शादी कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं है। केवल गोत्र बाहर होना चाहिए, अपने गोत्र के भीतर। जैसे कि कबीलियाई समाज था, तो कबीलियाई समाज में अपने ही परिवार के लोग जो है, मौसी बुआ ऐसे लोगों के, उसकी लड़की से या उसकी लड़का से शादी हो जाता था। लेकिन अब ये नहीं है, एक कबीला दूसरे कबीले से शादी करेगा। महाजनपद काल में याद है ना, सीता माता कहाँ गई थी, कहाँ, मिथिला, बिहार। उत्तर प्रदेश से बारात कहाँ गई थी, बिहार। तो इस तरह से लंबी दूरी की जो बहिर्विवाह प्रथा है ना, ये चीजें यहाँ पर शुरू हो गई थी। कठोर सामाजिक पदानुक्रम यहाँ पर शुरू हो गया था उत्तर वैदिक काल में, यानी कि जो लोग निचले जाति में जन्म हो ले लिया वो ऊपर अब ट्रांसफर नहीं हो सकता। ये काफी कठोर शक्ति वृद्धि जो है सामाजिक पदानुक्रम हो गई थी। ब्राह्मणों की शक्ति में और ज्यादा वृद्धि होने लगी थी। ऐसा क्यों होने लगा? ऐसा इसलिए होने लगा कि राजा ने अपना शक्ति ग्रहण करने के लिए क्या किया, बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए, और बड़े बड़े यज्ञ, जितना बड़ा यज्ञ होगा उतना बड़ा दान इनको मिलेगा। तो एक तरफ राजाओं की शक्ति में वृद्धि होने लगी थी, और उससे जो मिले दान चंदे होते थे उससे इन ब्राह्मणों को ज्यादा शक्ति मिलने लगी थी। तो दोनों समाज के जो उच्च लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये अपनी शक्ति में वृद्धि करने लगे थे, और जो समाज के निचले लोग हैं, जो लोग टैक्स पे करते थे और फिजिकल मेहनत करते थे, उनकी स्थिति दैने धीरे धीरे क्या होने लगी, गर्त में जाने लगी। समाज में जब बाहरी लोगों का प्रचलन होने लगा
तो फिर महिलाओं की स्थिति भी और बद से बदतर की जाने लगी थी। उन्हें लगने लगा कि यदि महिलाएं पढ़ लिख लेगी या फिर राजनीति में भाग लेने लगेगी तो फिर महिलाओं का क्या हो जाएगा, वो लोग राजनीति में भाग लेना शुरू कर देगी या फिर कोई बाहरी लोग इसे शादी करना शुरू कर देगा या फिर उठा के ले जाएगा। इस तरह के बातें के लिए उसे घर से बाहर निकलना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं ना, अब यहाँ से बाहरी आक्रमण शुरू हो जाता है। क्योंकि युद्ध होने लगे ना, तो युद्ध जब भी होगा तभी संपत्ति के साथ साथ जो है स्त्रियों का भी हरण शुरू होगा। इसीलिए अब स्त्रियों को घर की शोभा मात्र माने जाने लगी थी। घरों के भीतर, चार दीवारी के भीतर, यही वो काल है जहां से महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होना ही शुरू हो गई थी। ठीक है, समाज में बहुत सारे सती प्रथा जैसी चीजें आ गई थी, है ना, जन्म आधारित चीजें, ये यहीं से शुरू हुआ था। ठीक, ये जो वर्ण व्यवस्था था, हमने ऋग्वेद में देखा था कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, लेकिन अब वो जन्म पर आधारित हो गई थी। वर्णाश्रम जो है, अब जीवन के 4 आश्रम जो चीज है, ये चीज यहाँ पर कठोर रूप से लागू की जाने लगी। सामाजिक गतिशीलता सीमित थी, यानी कि एक जाति दूसरे जाति में भी ट्रांसफर नहीं कर सकता था, यानी कि हॉरिजेंटल के साथ वर्टिकल दोनों। वर्टिकल में क्या था, जैसे कि ऊपर में ब्राह्मण है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे हमने बताया था कि वैश्य है, और उसके नीचे शूद्र है। ये तो हो गया वर्टिकल वाला। अब इसके नीचे भी है ना, वैश्य में जैसे कि एक लोहार है, दूसरा इसी के बराबर पर है ना कौन, बढ़ई है, इसी के बराबर पर एक दूसरा जाति है, सोनार भी है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन भी बंद हो गया, क्योंकि बढ़ई जाति ने भी अपने जाति को काफी कठोर जो है बना लिया। उसने भी कहा कि हम सुनार को अपनी जो पेशा है वो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमारा पेशा सीख करके जो है हमारी जाति को हड़प लेगा। इस तरह यहाँ भी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल दोनों तरफ से कठोर जाति व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हो गई। ठीक, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं अब केवल और केवल घरेलू कार्य करने लगी। उसे कृषि उर्षि करने का कोई अधिकार नहीं था, उसे घर में कैद किया जाने लगा, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जैसे ही बाहर निकलेगा तो विदेशी आक्रमण होगा तो फिर इसे उठा ले जाएगा। वो सभा में भाग नहीं ले सकती थी, यानी कि दूसरे पर पुरुषों के सामने वो नहीं जा सकती थी। सती प्रथा प्रचलन हो चुका था, और इसी समय पर्दा प्रथा का भी प्रचलन हुआ था। यदि महिलाओं का किसी दूसरे पुरुष के सामने जाना हुआ भी तो वो घूंघट लेके जाएगी, वैसे नहीं जाएगी, है ना। ये चीजें कहां पर शुरू हुई, ये इसी समय उत्तर वैदिक काल में ही। इतना होने के बाद भी कह रहा है कि कुछ विदुषी महिलाएं इस काल में भी हुई थी। ऐसा नहीं था कि एकदम अपवाद के रूप में भी कोई स्त्रियां पढ़ लिख नहीं सकती थी। कुछ जैसे कि गार्गेयी, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये महिलाएं हैं, 3 विदुषी महिलाएं हैं जो शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। तो ये सब अपवाद हैं। विवाह, इस समय बाल विवाह किया जाना शुरू हो गया था। जितनी सारी बुराइयां आप देख सकते हो ये यहाँ पर शुरू हो गई थी। गोत्र व्यवस्था हो गया था, एक ही विवाह, एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध हो गया था, है ना। उल्लंघन पर उसे समाज से बाहर करने की समस्या प्रचलित हो गई थी। यदि कोई अपने इस विवाह प्रथा का उल्लंघन कर देता, एक जाति दूसरे जाति में जाके विवाह कर ले, तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाता था। बहुत तरह के कठोर यातनाएं दी जाती थी। ठीक, तो ये सभी था। अब हम लोग उसके धर्म के बारे में देखना चाहते हैं, है ना। देखिए, अब इस समय मूर्ति पूजा फिर से प्रचलित हो गई थी। हमने हड़प्पा काल में देखा था मूर्ति पूजा था उस समय, लेकिन ऋग वैदिक काल में मूर्ति पूजा गायब हो गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में फिर से आ गया था। इस समय हमने बताया था ना कि बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे थे, तो यज्ञ में बड़े बड़े बलिदान भी किए जाने लगे थे, है ना। बहुत सारे बलि प्रथा भी शुरू की गई थी। जादू प्रथा तो पहले से ही था, जादू शगुन वाला जो चीज था पहले से ही था हड़प्पा काल से, लेकिन ऋग वैदिक काल में थोड़ी चीज के लिए गायब हो गया था। लेकिन फिर से जादू टोने जो है उत्तर वैदिक काल में फिर से आ गया था। ब्राह्मणों का वर्चस्व फिर से बढ़ गया था, और अश्वमेव यज्ञ किए जाते थे ताकि दूसरे के क्षेत्र पर जो है अधिकार जताया जाए। अब इनके देवताओं का फॉर्म देखिए। हमने बताया था कि उस समय ऋग वैदिक काल में इंद्र और वरुण जैसे देवता प्रमुख देवता थे, बड़े देवता थे। जैसे वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, तो इसी तरह इस समय इंद्र और अग्नि और पृथ्वी बड़े देवता थे। पृथ्वी को, अग्नि की जो है पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया जाता था। लेकिन अब इन सब का महत्व घट गया। हमने बताया कि जैसे ही बाहरी लोगों का जंगल के भीतरी भागों में प्रवेश होना शुरू हुआ, तो वहां के जनजातीय लोगों का जो है अपने में मिलाने के लिए, जनजातीय लोगों को अपने में मिलाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, उनके धर्म को अपने धर्म में समाहित कर लिया और उन्हें सर्वोच्च स्थान दे दिया। गणेश कौन है? गणेश एक जनजातीय देवता है। महाराष्ट्र एक जनजातीय इलाका था ना, कोंकण का इलाका। गणेश देख रहे हैं ना, आधा सिर उसका जानवर वाला है और आधा
ये है। ऐसे ही आप देख रहे हो ना पशु वाले देवता, उसका जो पुत्र है कार्तिकेय, तो कार्तिकेय भी एक कौन है, पक्षी का शरीर है, उसका मुंह है, और पीछे का जो है धर, उसे मानव रूप दिया गया है। ये सभी जनजातीय देवता हैं, लेकिन उसे क्या किया गया था, उसे धर्म का एकीकरण कर दिया गया है ना। और इस समय कहा गया कि तुम कठोर मतलब सबसे ऊपर हो, है ना। अभी भी देख रहे हो ना प्रजापति, ये इस समय के सर्वोच्च देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में क्या था, इंद्र थे सर्वोच्च देवता, लेकिन अब प्रजापति हो गए। पूषण जो है पशु शूद्रों के देवता थे इस समय। पूषण जो है ये शूद्रों के देवता थे, पूषण भी जो है ये पशु के देवता थे, जो अब शूद्रों के देवता हो गए थे। पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे, है ना, अब शूद्रों के देवता हो गए। तो ये सभी चीजें जो ट्रांसफॉर्म हुआ था, ये उत्तर वैदिक काल के धर्म में परिवर्तन हुआ था। अब हम इसके जो है कुछ स्रोत यानी कि उसके साहित्य को देख लेते हैं। हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल की जो रचना हुई थी केवल और केवल ऋग्वेद के आधार पर ही की गई थी, है ना। ऋग वैदिक काल में केवल ऋग्वेद की ही रचना हुई थी, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा जितने सारे ग्रंथ है ना, ये सारे इसी काल में रचित किए गए थे। हमारा पहला जो था इसमें श्रुति। श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब होता है चार वेद और उसकी जो संहिताएं हैं, केवल चार वेद जो हैं और उसकी जो संहिताएं हैं, इसी को श्रुति कहा जाता है, ठीक है। स्मृति में, स्मृति को, श्रुति का मतलब क्या होता है, वैसी रचनाएं जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सके, है ना। श्रुति का मतलब वैसी रचनाएं जिसे सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जा सके, है ना। और इस कैटेगरी में वेद और संहिताएं आते थे। दूसरा था स्मृति। स्मृति उसे कहा जाता था जिसे याद की जाने वाली रचनाएं, जिसे स्मृति रखा जा सके, जिसे याद किया जा सके। इसमें वेदों के जो वेदांग हैं, 6 वेदांग, 4 उपवेद और वेदों पर जो लिखे गए भाष्य और टीके हैं, उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है, स्मृति के कैटेगरी में रखा जाता है। अब जो वेदांग है जिसकी संख्या 6 है, उसको देख लीजिए कौन कौन से वेदांग हैं। पहला वेदांग है शिक्षा। इसका मतलब है शिक्षा क्या है, एक ध्वन्यात्मक यानी कि फोनेटिक बुक है। कल्प यानी कि अनुष्ठान विज्ञान, कल्प एक अनुष्ठान विज्ञान है, ये इसके वेदांग है और ये इसके विषय हैं। ये किस विषय से रिलेटेड है ना, मैटर क्या है इसमें। ज्योतिष एक खगोल विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। व्याकरण तो व्याकरण है। निरुक्त एक व्युत्पत्ति शास्त्र है। और छंद एक छंद शास्त्र है, यानी कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वेदों के साथ हमने उपनिषद को बताया था, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उपनिषद का मतलब होता है उप और निषद, यानी कि शिक्षक के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना, इसी को उपनिषद कहा जाता है। इसे उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आके वेदों की शिक्षाएं का अंत हो जाता है, वेदों का अंत हो जाता है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है। कुल मिला के 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 13 ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, और यही इतना अभी वर्तमान में बचा हुआ भी है। इसमें जो है आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, इन सभी चीजों का, मोक्ष जैसी चीजों का चर्चा किया गया है उपनिषद में। तो आपसे ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इसका विषय क्या है, उपनिषद का विषय क्या है। ये ब्रह्म, मोक्ष जैसी चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। कुछ हम देखते हैं कि कुछ उपनिषद में महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं, जैसे कि सत्यमेव जैसे शब्दावली हैं, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और आश्रम और विवाह के रूपों की चर्चा की गई है। बहुत सारे जैसे है ना, आश्रम, 4 आश्रम है और विवाह के कितने सारे रूप हैं, तो इन सभी चीजों की चर्चा जो है ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णित किया गया है ना। बहुत सारे 10-12 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है ना, असुर विवाह, ब्राह्मण विवाह, इस प्रकार के विवाह जो है ये सभी छांदोग्य उपनिषद में ही इसका वर्णन किया गया है। पुराण भी इसी काल में रचित किए गए थे, पुराणों की रचना भी इसी काल में ही की गई थी। पुराणों का अर्थ होता है प्राचीन अथवा पुराना, है ना। पुराणों की रचना की थी वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने पुराणों को लिखा था, है ना। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिसे 18 महापुराण कहा जाता है। और उस पुराणों के छोटे छोटे उपपुराण भी हैं, है ना। और इसके जो विषय हैं, इसमें धार्मिक चीजों का वर्णन किया गया है। इसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई थी उससे रिलेटेड बातें डिस्कशन किया गया है। वंशावली है, जैसे कि सातवाहन वंश की जो रचना है, मौर्य वंश की जो रचनाएं हैं, ये सभी इसी में दी गई है। बहुत सारे युगों का भी वर्णन किया गया है। उसमें जो वर्तमान 4 युग वाली जो प्रणाली है, ये भी इसी में दिया गया था। इसके अलावा इसके अन्य सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, ये सभी इसके पुराण के ही भाग हैं, ठीक है। धर्मशास्त्र की रचना भी इसी काल में की गई थी। जितने भी धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र में
कितने चीजें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी चीजों का वर्णन करने वाला जो ग्रंथ है उसी को क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र। इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक धर्मसूत्र कहलाता है और दूसरा जो भाग है इसका धर्मशास्त्र का स्मृति कहलाता है। ये हमारे इस काल के साहित्य हैं। हमने उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक दशा देख ली, आर्थिक दशा देख ली, सामाजिक दशा देख ली, सभी चीज देख लिया। अब अंत में हमें यह देखना है कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ। यानी कि आपसे एक लाइन में यदि पूछे कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में प्रमुख अंतर क्या है ना, तो ये चीजें भी पूछ ली जाती। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में अंतर क्या है। यदि हम जाति व्यवस्था के आधार पर यदि दोनों में अंतर देखें तो ऋग वैदिक काल में जाति व्यवस्था थोड़ी सी लचीली थी, लेकिन यहां पर आके काफी कठोर हो गई, है ना। ऋग वैदिक काल में जाति का आधार जो था ये पेशे पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीज जो है जन्म के आधार पर डिसाइड किया जाने लगा था, जाति, है ना। दूसरा, हम छूत या शूद्र या अछूद्र की बात करना शुरू कर दे तो इस उत्तर ऋग वैदिक काल में अछूत की अवधारणा जो है कोई अवधारणा नहीं थी, अछूत जैसी अवधारणा जन्म नहीं ली थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन ये चीज आप उत्तर वैदिक काल में देख रहे हो ना, तो ये काफी उसका आधार बन गया था, क्योंकि समाज जो है एक स्पष्ट रूप में चार भागों में वर्गीकृत हो गई थी और निचली जाति का एक ही काम था ऊपरी वर्गों का सेवा करना। तो ये चीज यहाँ पर ज्यादा बढ़िया से स्थापित हो गई थी। महिलाओं की स्थिति के आधार पर दोनों में अंतर देखोगे तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को थोड़ा सा सम्मान अधिक प्राप्त था, स्वतंत्रता दी जाती थी। लेकिन अब इस काल में देख रहे हो कि इसे अधीनस्थ और विनम्र भूमिका में उसे रखा जाने लगा था, है ना। घरों के अंदर या फिर कमरों में बंद किया जाने लगा था। निश्चित समय सीमा तक राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति थी ऋग वैदिक काल में, है ना, सभा और समिति में भाग लिया करती थी। लेकिन अब जो है इसकी भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, अब यदि हम देखें तीसरा आधार है हमारा इसके दोनों के अंतर निकालने का, राजाओं की स्थिति। तो हमने ऋग वैदिक काल में देखा था कि राजा तो होता ही नहीं है, क्योंकि कबीलियाई समाज था, सभी लोग पशु चराते थे और सभी कबीले का अपना एक सरदार हुआ करता था। राजा जैसी कोई चीजें थी ही नहीं, और उस पर राजा एक तो ताकत नहीं होता था, राजा के पास पावर नहीं होता था, और उस पर भी राजा पर अंकुश रखने के लिए सभा और समिति हुआ करती थी। ये सभा और समिति जो है गांव के बुजुर्ग लोगों की एक समिति हुआ करती थी, जब चाहे राजा को हटा सकती थी वो। लेकिन अब क्या देख रहे हो यहाँ पर, अब देख रहे हो कि राजा काफी ताकतवर हो गया है ना। इन्होंने अपनी पोस्ट को अनुवांशिक बना लिया है, वंशानुगत बना लिया है ना। तो ये दोनों में अंतर है। सभा और समिति इसमें होती थी, यहाँ पर सभा और समिति का कोई रोल ही नहीं होता था। हम जो अगला बेसिस ढूंढे ये है समाज। ऋग वैदिक समाज जो है चरवाहा समाज था, अर्ध खाना बदोश था, थोड़ा बहुत खेती करता था और ज्यादा से ज्यादा पशुपालन करता था, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का था। एक महीने यहाँ बिताया, दूसरा महीना उसे मध्य प्रदेश में बिताना पड़ता, तीसरा महीना यूपी में बिताना पड़ता। लेकिन ये लोग अब ज्यादा अस्थायी हो गए थे, एक ही जगह पर जाके, है ना। शहर जो पहले गांव बसाया, गांव से शहर जो है ना, काशी और कौशल जैसे शहर हमने देखा था ना, कुरु और पंचाल जैसे शहर इसी काल में बसे थे ना, है ना। तो इतने बड़े नगर कैसे विकसित हुए, जब तक लोग अस्थायी रूप से जीना शुरू नहीं किया था, इतने बड़े बड़े शहर कैसे बसे। अब हम लोग इसके व्यापार को देख लेते हैं, इसका व्यापार कैसे होता था। तो हम लोगों ने देखा कि ऋग वैदिक काल में कृषि तो होता नहीं था, थोड़ा बहुत होता था, खुद ही अनाज खा जाते थे। तो इनको व्यापार करने की क्या जरूरत थी, यदि व्यापार करनी भी पड़े तो क्या करेगा, उसके बदले यदि किसी को अनाज चाहिए तो अनाज दे दे, उसके बदले में यदि गाय भैंस बकरी जो लेनी है उसे ले ले। यानी कि वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु दो तो दूसरी वस्तु लो। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये चीजें अब नहीं रही। यहाँ पर एक कृष्णल नामक सिक्के का विनिमय का एक साधन था। ये हो सकता है सिक्का हो या ना हो, हम पहली बार तो आहत सिक्का देखते हैं ना भारत में, ये अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये केवल शास्त्रों में लिखा है कि कृष्णल जैसी कोई सोना अथवा चांदी का टुकड़ा हुआ करता था। ये कोई मुद्रा नहीं थी, इस समय भी मुद्रा नहीं था। ये सिक्कों के जैसे जो सिक्का का काम होता है ना, आदान प्रदान करना, विनिमय करना, ये जैसे वर्तमान में कौड़ी होता था ना प्रतीक के लिए, तो ऐसे ही ये कृष्णल जैसी शब्द याद रखिएगा, कृष्णल ये विनिमय के रूप में उपयोग किया जाता था, लेकिन सिक्का नहीं था।
सिक्का पहली बार 6ठी शताब्दी ईस्वी में देखा गया था, जो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते थे। अभी तक ये कृष्णल सिक्का नहीं है, बस विनिमय के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एक चीज था। इस काल के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऋग्वैदिक काल के, केवल और केवल एक ही ग्रंथ है ऋग्वेद। लेकिन इस वेद के अलावा जितने सारे वेद हैं, जितने सारे पुराण हैं, जितने सारे उपनिषद हैं, जितने सारे स्मृति धर्मशास्त्र, ये सारे उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ हैं। ठीक, तो ये हमारा अब तक जो है हमने उत्तर वैदिक काल आज देख लिया था। उत्तर वैदिक काल के जितने सारे डायमेंशन हो सकते थे हमने देख लिया। उत्तर वैदिक काल की जितनी सारी राजनीतिक, सामाजिक, है ना, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर रीजनल हो, जितने सारे डायमेंशन हो सकते थे हमने ये सारे देख लिए। कल के सेशन में हम इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल का हमारा सेशन जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यदि संभव हो जाएगा तो दोनों को एक ही दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और नहीं तो दोनों में हो सकता है एक एक दिन का करा दूं। कोशिश करूंगा मैं कि एक ही दिन में आपका दोनों का दोनों सेशन जो है समाप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।